गगसीना के और आसपास के इलाके से आए हुए बहुत से लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूं, और आप सभी लोगों को, आप सब पूजनीय वंदनीय, मेरे लिए आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। मंच पर हमारे जितने लीडरशिप बैठी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है, और मैं अभी वही कह रहा था कि आपने लंबी कड़ी शुरू कर दी, 6-7 प्रोग्राम और हैं मेरे, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब भी मेरे सम्मानित साथी हैं, आप सबको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं बोलता उतना ही हूं जितना आप सुनना चाहते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलता मैं। तो ये कैसे पता लगेगा आप कितना सुनना चाहते हैं? आपकी आवाज से पता लगेगा। मैं एक इनकलाब का नारा लगाऊंगा, भारत माता का नारा लगाऊंगा, अगर 2-4 लोगों ने जवाब दिया तो राम राम करके निकल जाएंगे, और अगर सबने मजबूती के साथ नारे का जवाब दिया तो 5-10 मिनट के अंदर पार्टी की विचारधारा को मजबूती से आपके सामने रखने का काम करूंगा। ऐसे बंद मुट्ठी करें सारे साथी, सारे लोग, जितने भी लोग हैं पीछे तक, भारत माता का नारा लगा रहे हैं, किसी नेता का नहीं लगा रहे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। इसका मतलब सुनने का मन है आप लोगों का। आज पूरे हरियाणा का सुनने का मन है, क्योंकि त्रस्त हैं लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बुरी तरह से परेशान है सारे लोग। और क्यों परेशान है, 5 मिनट के अंदर मैं वो बातें बताऊंगा, और सिर्फ उन बातों पे चर्चा करूंगा जिनके बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की विचारधारा को किसी माध्यम का मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा हमारा काम बोलता है। पंजाब में भी, दिल्ली में भी हमारा काम बोलेगा। हम पहली और आखिरी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में शायद जो अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं, इसलिए काम गिनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अफवाहें फैलाई जाती हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, उनसे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम क्या करते हैं, आज तक हरियाणा में क्या करते आए हैं, कभी जात पात के नाम पे वोट दे देते हैं, कभी चौधर के नाम पे वोट दे देते हैं, भाई इलाके की चौधर आ जाएगी, कभी ऊंच नीच के नाम पे वोट दे देते हैं, और उससे भी बुरी बात कभी कभी धर्म के नाम पे भी बहक जाते हैं। इसलिए जब हम काम कराने जाते हैं, जब बोलते हैं भाई बिजली दे दो, पानी दे दो, सड़क बनवा दो, तो नेता कहते हैं हाँ, क्या जरूरत है तुम्हारा काम करने की, जब टाइम आएगा चुनाव का तो तुमको हम फिर वही जात पात धर्म समझाएंगे, तुम फिर हमें वोट दे दोगे। इसलिए अब समय बदल रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। लोगों के विचार में धीरे धीरे ये बात आ रही है कि आजादी के बाद 75 साल तक मूर्ख बनाया गया जनता को, उनको जो सुविधाएं आजादी के तुरंत बाद मिल जानी चाहिए थी, वो 75 साल में भी नहीं मिल पाई। कभी आपने सोचा है, शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं हम लोग, उनकी फोटो लगा के रखते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलते हैं। कभी आपने सोचा है कि शहीद भगत सिंह जी जैसे शहीद जितने भी थे आजादी से पहले, क्या रहा होगा उनके मन में जब फांसी का फंदा चूमते थे? कभी ऐसे अकेले बैठ के सोचा हो? क्योंकि मैं तो सोचता हूं कई बार, ऐसा क्या होगा कि आदमी ये सोचे कि मेरी जान कीमती नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है। ऐसी एक भावना होती है। जब वो लोग शहीद हुए होंगे तो उन्होंने ये सोचा होगा कि ये जो अंग्रेज हम पे राज करते हैं, इनके बच्चे इतनी अच्छी शिक्षा पाते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं लेते हैं, अगर मेरा देश आजाद हो गया तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ये सारी सुविधाएं मिल सकेंगी उनको, ये अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन मिल सकेगा। ये सोच करके जितने भी शहीदों ने कुर्बानी दी आजादी के लिए, ये सोच के दी थी। लेकिन 75 साल बीत गए, मिल गया क्या? आपके भी गांव में स्कूल होगा, अस्पताल होगा, मुझे तो ये पता है, और बहुत सारे गांव में यही स्थिति, आपके यहां भी यही स्थिति है। आप खुद पैसा इकट्ठा कर करके इन सर्विसेज को चला रहे हो किसी तरीके से। ये स्टेडियम बना दिया, मान लो सरकार बना के थोड़ी याद करती है, चलाने का जिम्मा आप लोगों पे छोड़ रखा होगा। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, ठीक कर सकता है कोई गांव में अगर कोई भी हो तो। सरकार ने नहीं बनाया, हमने ही बनाया। ये आपने ही बनाया, ये और बड़ी बात है कि ये आपने ही बनाया और आप ही चला रहे हो इसको। तो जो जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार उससे हमेशा बचती रही, भागती रही, और इसलिए अब लोगों के मन में यह है कि अब एक ऐसी सरकार लानी है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाए और हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके। हम कोई नई बात तो मांग नहीं रहे, हम तो दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं, और ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसने 3-3 चुनाव जीते,
तीनों चुनाव में से किसी भी चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने गिड़गिड़ाते हुए वोट नहीं मांगा जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां मांगती हैं। सीना ठोक के लोगों के बीच में जाते हैं और बोलते हैं अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। और लोग पहले से ज्यादा वोट देते हैं, हर बार वोट देते हैं। अब बीजेपी ने तरह तरह के शगुफे फैलाने की कोशिश की। पहले सत्येंद्र जैन जी को अंदर डाल दिया, बोले भाई इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। अच्छा, ये लोग तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे। हमें कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके बाद भी सारी में दे देते हैं दिल्ली में। इनको गणित समझ नहीं आता, क्योंकि हम कहते हैं कि बीजेपी में ज्यादातर लोग क्या हैं, ठीक से पढ़े लिखे नहीं है। अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई मजबूरी में अनपढ़ रहा हो, जिसको सुविधाएं नहीं मिल पाई, उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक भी शख्स अनपढ़ नहीं रहना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक भी बच्चे को ऐसा ना हो कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। आज के दिन में दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, उनके अंदर एक जबरदस्त खौफ पैदा हो गया है कि हमारा ये स्कूल आगे चलेगा कैसे। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की इतनी शानदार व्यवस्था दिल्ली के अंदर कर दी। 4400 सीट हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दिल्ली के अंदर। 92,000 एप्लीकेशन आई 4400 सीट के लिए सरकारी स्कूल के अंदर। ये आज के दिन में दिल्ली के स्कूलों की आज के दिन में बढ़ाई है, दिल्ली के स्कूलों में जो हमने काम किया। 4400 सीटों के लिए 92,000, मतलब ऐसा कंपटीशन हो रहा है जैसे आईआईटी के लिए। पहले प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए सिफारिशें आती थी, आजकल हमारे पास सिफारिशें आती हैं जो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। ये वो भारत है जो हम बनाना चाहते हैं। ऐसी सूरत हम दिल्ली में, पंजाब में भी लाना चाहते हैं, हरियाणा में भी लाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा पेट में दर्द अगर किसी पार्टी की वजह से है तो वो आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा। टीवी तो आप सारे देखते होंगे, सारे देखते होंगे टीवी। मंत्री बहुत हैं, सरकारें बहुत हैं, नेता बहुत हैं। क्यों पीछे पड़े हमारे ही नेताओं के? पीछे पड़े हमारे नेताओं के? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जो काम कर रहे हैं इन्होंने और 2-4 साल कर दिया तो कोई भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का नाम लेवा ही नहीं बचेगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति को चाहिए होती है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि हरियाणा में बदलाव का वक्त है? हरियाणा में बदलाव का वक्त इसलिए है क्योंकि पहले हरियाणा को जी तोड़ तरीके से कांग्रेस ने लूटा। कांग्रेस ने खूब लूटा हरियाणा को। पहले खूब लूटने के बाद उन्होंने अपने साथी को, बीजेपी को, यह कहा कि अब आप आ जाओ, 5-10 साल आप लूट लो। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने लूटा। हरियाणा के लोगों का मन पिछले चुनाव में ही उतर गया था। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, मेरी बात गलत लगे तो बताना। पिछले चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी? 40 सीटें मिली थी बीजेपी को हरियाणा के अंदर। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए होती हैं? 46 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए। यानी पिछली बार ही हरियाणा की जनता ने यह कह दिया था कि आप दोबारा नहीं चाहिए, आपकी सरकार नहीं बनानी। बीजेपी को हरा दिया था पिछली बार। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार में हारती है तो विपक्षी दल की सरकार बन जाती है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को भी लोगों ने बहुमत नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को भी 30-31 सीटें देके ये कहा कि आपसे भी हम त्रस्त हो चुके हैं, 70 साल तक आपको देखा है, आपको भी दोबारा सरकार में नहीं लाना चाहते। जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा। जेजेपी ने यह कहा कि हम बीजेपी की सरकार बदलेंगे। उनको भी 10 सीटें दी। लोगों ने यह कहा कि ना, इतनी हैसियत नहीं है कि आप हरियाणा में सरकार बना सको, और आपके पुरखों के काम हमने देखे हैं। तो इसलिए तीनों बड़ी पार्टियों को हरियाणा की जनता पहले ही नकार चुकी है, खाली पड़ी है। हरियाणा की जनता के मन में खाली स्थान है। वो एक ऐसी पार्टी ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम हो रहे हैं, जहां हम गांव में जाते हैं, हमारे जाने से पहले, मेरे बताने से पहले गांव के लोग आके ये बताते हैं कि आपकी सरकार जो काम कर रही है उसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारे। क्या काम कर रहे हैं? आप भी कहोगे ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मैं पड़ोस के उदाहरण दे दे के आपको बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब हमारे मुख्यमंत्री, ये बारिश हो गई, सबकी फसलें खराब हो गई, दूर दूर तक पूरे हरियाणा में लगभग 6-7 लाख किसानों की फसलें खराब हुई हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ के फसलों का जायजा ले रहे थे, आज तक सुना है आपने? मैंने तो 15 साल पत्रकारिता भी कर ली। ये तो मैंने सुना था कि अगर बाढ़ आ जाए तो जाने का रास्ता नहीं होता, इसलिए हेलीकॉप्टर से ऊपर से मुआयना करते हैं कि कितना डूब गए। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि हेलीकॉप्टर में बैठ के
और आप ये जायजा कर सकते हो कि खेत में फसल कितनी बर्बाद हो गई। ये हमारा पहला मुख्यमंत्री जिसको ना सिर पता खेती का ना पैर पता, कुछ नहीं पता उसको। तो हेलीकॉप्टर में बैठ के उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम ठीक है जी, लग रहा है मुआवजा लेंगे। एक हेलीकॉप्टर की राइड हो गई और आके नीचे कह दिया कि ठीक है लग रहा है मुआवजा देंगे। कब देंगे भाई, ये नहीं बताया कब। बोले मई में देंगे। मई में देंगे, फसल आनी थी अभी, मुआवजा देंगे ये मई में जाके। गिरदावरी अभी तक पूरी नहीं हुई, पोर्टल खेल रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या देंगे, कितना देंगे, किसको कैसे देंगे। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी खेत के अंदर गए, किसानों का दर्द समझा, नुकसान का जायजा लिया और वहीं उसी जगह से यह ऐलान किया कि 10 दिन के अंदर अंदर 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। गिरदावरी कैसे होगी, क्या होगा, वो सब अफसर जाने। 10 दिन के अंदर अंदर खाते में पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और उसको करके भी दिखाएंगे। अभी 5-7 दिन और बचे हैं, उसके अंदर वहां पे उनके सबके किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कल की खबर है, हरियाणा में टोल के रेट बढ़ा दिए बहुत सारे, कई जगहों पे। कल की खबर है, पंजाब के अंदर भगवंत मान जी की सरकार आने के बाद 8 टोल बंद कर चुके हैं हम लोग कि बंद करो, ये लूट है, सरासर लूट है। एक्सटेंशन देते रहते हैं, अपने लोगों को ठेका दे रखा है। रोड सरकार बनाती है, सड़क सरकार बनाती है, हाईवे सरकार बनाती है और उसके बाद उसके ऊपर वसूली के लिए टोल टैक्स लगा के प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं कि लूटो खूब सारा और इसमें से हमें भी हिस्सा दे देना। तीसरी बात, ये कहते हैं कि आबकारी में घोटाला कर लिया हमने, कोई शराब में घोटाला कर लिया दिल्ली के अंदर। मैं बार बार ये कहता हूं, मीडिया के सामने भी मैंने ये कहा कि ये शराब घोटाले का मामला नहीं है। आप भी समझो इस चीज को, ये शराब घोटाले का कोई मामला नहीं था दिल्ली में। अगर सीबीआई को, ईडी को शराब घोटाले की जांच करनी हो, हरियाणा में नहीं करेंगे क्या, जहां 24 घंटे ठेके खुलते हैं, 12 घंटे लीगल 12 घंटे इलीगल। हरियाणा के अंदर 24 घंटे ठेके खुलते हैं, जिसका मन करे रात के वक्त निकल के देख लेना, ठेके खुले मिलेंगे, वहां शराब मिलती है। तो क्यों नहीं उसकी जांच करते जो दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं। सोनीपत के अंदर दर्जनों लोग जहरीली शराब पी के मर गए, आबकारी ने तब जांच नहीं की आबकारी के बारे में, सीबीआई और ईडी ने। गुजरात के अंदर 100 लोग मर गए जहरीली शराब पी के, जहां शराब बंदी है, हो ही नहीं सकती शराब, वहां जहरीली शराब पी के 100 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन कोई सीबीआई ईडी वहां पे नहीं गई। दिल्ली के अंदर इनके पेट में दर्द सिर्फ इतना है कि मनीष सिसोदिया ने 20 लाख दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। इनको ये लगने लगा कि अब तो पूरे देश में बच्चे ये कहेंगे कि हमें भी ऐसे स्कूल चाहिए जैसे दिल्ली के अंदर हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि इस आदमी को जेल के अंदर डालो, ये बर्दाश्त नहीं है हमें। सत्येंद्र जैन का कसूर सिर्फ इतना है कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में दवाइयां, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त मिलता है। ये सत्येंद्र जैन जी की योजना थी। इन्होंने कहा कि अब तो पूरे देश के अस्पतालों में लोग कहेंगे कि भाई हमें भी मुफ्त में चाहिए, सारे टेस्ट, सारी सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक सब कुछ चाहिए। इन्होंने कहा इनको भी जेल के अंदर डालो। यानी मोदी जी की आज के दिन में नीति क्या है देश में? मोदी जी की नीति सिर्फ एक बन गई कि जो देश के लिए अच्छा काम करे उसको उठा के जेल के अंदर डाल दो, और जो देश को लूटते हैं, बर्बाद करते हैं, उनके साथ जहाज में बैठ के घूमो। अपने दोस्तों के साथ जहाज में बैठ के घूमते हैं, जो लाखों करोड़ रुपए का पैसा जो जनता का था शेयर मार्केट में लगा था, उसको डुबो दिया, उसको लूट लिया। सरकारी ठेके सारे उन्हीं को जाते हैं, किसी भी तरीके का हो। सरकारी कंपनियां सारी उनको सस्ते रेटों पे बेच रहे हैं, और जब उनके ऊपर कोई लोन हो जाए, कोई कर्ज हो जाए, तो मोदी जी कहते हैं चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा दोस्त बैठा है सरकार में, उनके वो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लोन भी माफ कर देते हैं। सरकारें इस तरीके से दो अलग अलग दिशा में चल रही है। हमारी सरकार जनता के लिए और मोदी जी की सरकार व्यवसायियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। अब आप मुझे ये बताओ, आपको भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में, अकेले अकेले बात करने में मजा नहीं आता। क्यों मोदी जी परेशान हैं और क्यों बीजेपी परेशान है आम आदमी पार्टी से? आप किसी बीजेपी के नेता से पूछ लेना, ये हमारे खिलाफ कोई और बात आपको बता ही नहीं सकते। सिर्फ एक बात है इनके पास, सिर्फ एक बात। क्या? ये कहेंगे केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा, केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। तो आज मैं आपके सामने पोल खोल के जा रहा हूं इनके इस झूठ की, आप भी याद कर लेना और बाकी लोगों को भी याद करवा देना। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री दे के देश बर्बाद कर देगा। मैं आपसे पूछता हूं क्या क्या फ्री देते हैं हम दिल्ली के अंदर? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम घर घर पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं जो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं, दिल्ली में हम सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन हो फ्री में कराते हैं। दिल्ली में महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, दिल्ली के अंदर महिलाएं कहीं से भी बस में चढ़ जाएं, कहीं भी उतर जाएं, फ्री में सफर कर सकती हैं बसों के अंदर। दिल्ली के अंदर 60 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग हो,
तीर्थ यात्रा फ्री में जा सकता है, चाहे वो किसी भी तीर्थ पे जाना चाहे अपने धर्म के अनुसार, उसका रहना जाना खाना पीना सब कुछ खर्चा सरकार उठाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं गर्व से बताता हूं हर जगह पे, आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में किसी और सरकार ने नहीं किया, सिर्फ हमने किया। शहीदों के नाम पे क्या करते थे ये पहले? शहीदों के नाम पे ये पुतले बना देते थे कहीं पे, शहीदों के नाम पे किसी चौराहे का नाम रख देते थे और बाद में संभालते भी नहीं थे। कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए शहीदों के नाम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुझे गर्व है इस बात की कि कोई और नेता, कोई और पार्टी ये नहीं सोच पाए कि जो परिवार इस शहीद को पैदा करता है, इसके अंदर ऐसी भावना को भरता है, उस परिवार का कोई सम्मान नहीं रख पाया। किसी सरकार ने उसकी चिंता नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की पहली ऐसी सरकार आजाद हिंदुस्तान में जिसने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला किया। दिल्ली में भी देते हैं, पंजाब के अंदर भी देते हैं। ये सारी चीजें मुफ्त देते हैं हम दिल्ली के अंदर। क्या? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री और शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। अब आप मुझे बताओ, हरियाणा में इसमें से आपको कुछ भी फ्री में मिलता है? सबको बताना पड़ेगा, हां कर दो चाहे ना कर दो। कुछ भी फ्री मिलता है इसमें से हरियाणा में आपको? आधे लोग बता रहे हैं, सारे बताओ हां करो या ना करो। नहीं मिलता ना। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर चढ़ा रखा है। मतलब आप में से हर एक व्यक्ति पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा, आपको पता भी नहीं। हर एक व्यक्ति पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा है। कैसे भाई? ये तो कहते थे फ्री दे के हम देश बर्बाद कर देंगे, यहां तो कुछ भी फ्री नहीं देते। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा रखा है और सारे की थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये मत समझना कि ये बीजेपी ने चढ़ा दिया हरियाणा के अंदर कर्जा। पंजाब में 1 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि बीजेपी की सरकार जाना तय है हरियाणा के अंदर, इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। तब आपके पास गिड़गिड़ाते हुए कांग्रेस वाले भी आएंगे हाथ जोड़ के। कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, एक भी अपना मुद्दा लेके नहीं आएंगे, सारे हमारे कॉपी करके लाएंगे। लेकिन आपके सामने हाथ जोड़ के ये कहेंगे जी इस बार बीजेपी को तो दे नहीं रहे तो हमें दे देना प्लीज। और कुछ मुद्दा नहीं इनके पास। तो मैं इनकी भी हकीकत आपके सामने बता के जा रहा हूं। पंजाब के अंदर 1 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, कुछ भी फ्री नहीं देते थे इन सारी चीजों में से जितनी मैंने गिनवाई आपको। उसके बावजूद 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर छोड़ के गई कांग्रेस की सरकार। यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, कुछ फ्री नहीं देते। राजस्थान के अंदर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, कुछ भी फ्री नहीं देते। इन्होंने पूरा देश लूट लूट के खा लिया, सारा देश लूट के खा लिया। लेकिन जनता को अगर 10 रुपए की सुविधा भी हम देना चाहें तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, हरियाणा के अंदर कुछ फ्री नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा। पंजाब के अंदर कुछ फ्री नहीं देती थी कांग्रेस की सरकार, 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा। अब आप मुझे बताओ कि इस हिसाब से दिल्ली में हम इतनी चीजें फ्री देते हैं, कितना कर्जा होना चाहिए दिल्ली के ऊपर? 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कुछ भी बोल सकते हो। कितना कर्जा होना चाहिए? ज्यादा ही होना चाहिए इनसे, तो कई गुना ज्यादा होना चाहिए। एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, एक पैसे का भी कर्जा नहीं। सारी सुविधाएं देते हैं जनता को, उसके बावजूद मुफ्त में सारी सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे की सरकार चलाते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि दिल्ली में करते हैं, ये बीजेपी वाले कहेंगे ना ना दिल्ली का तो सिस्टम अलग है, यहां से पैसा आ जाता होगा, वहां से पैसा आ जाता होगा। इनके पास नहीं आता था, एमसीडी में कचरा कर रखा था पूरी दिल्ली का। इन्होंने सारा पैसा भ्रष्टाचार में खा रहे थे। अब एमसीडी भी ठीक चल रही है, सारे कर्मचारियों को सैलरी भी मिल रही है, जब से हम आए तब सब कुछ ठीक हो गया। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार करते थे। और अगर आपको ये समझाना चाहे कि नहीं नहीं दिल्ली का सिस्टम अलग था, तो मैं आपको पंजाब का उदाहरण भी दे देता हूं, जिसकी नीयत तो वो हर राज्य में कर सकता है, हर जगह पे कर सकता है। हमने पंजाब के अंदर भी 1 साल के अंदर 50 लाख लोगों को तो बिजली मुफ्त देते हैं, 50 लाख परिवारों को पंजाब के अंदर। वहां पे भी शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। वहां पे भी 600 गांव के अंदर गांव क्लिनिक बना चुके हैं, जहां सारे टेस्ट, दवाइयां, ऑपरेशन सब कुछ फ्री में होता है। वहां पे भी बहुत सारी और सुविधाएं देते हैं। उसके बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने पहले साल के अंदर उतार दिया पंजाब के अंदर, पहले साल के अंदर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद।
पता चलता है। अब अरविंद केजरीवाल के पास थोड़ी इतना पैसा है, ना हमारे पास इतना पैसा, तो फिर कहां से देते हैं आपको ये सारी सुविधाएं? ये सारा पैसा आप लोगों का था, जो पिछले 70-75 साल से ये सरकारें लूट लूट के खा रही थी। आप कहोगे भाई मैंने तो कोई पैसा दिया नहीं, मेरा पैसा कहां से आ गया? इसको भी समझना जरूरी है। आपने जो कपड़े पहने टैक्स देके खरीदे हैं, आप ये जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो टैक्स देके खरीदा हुआ है। ताऊ के आदमी लाठी जो है ये टैक्स देके खरीदी हुई है इन्होंने। कुर्सियों पे जिन पे बैठे हो टैक्स देके खरीदी हैं। ये कैमरे जो चल रहे हैं टैक्स देके खरीदे हुए, माइक जिस पे बोल रहा हूं टैक्स देके खरीदे हुए। जब रात को आप सो रहे होते हो, आपकी बिजली चल रही होती है, टैक्स जा रहा होता है, उस वक्त भी टैक्स भर रहे होते हो। आजाद हिंदुस्तान में ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार आई है जिसमें खाते भी जब आप हो तो टैक्स देते हो, खाने पे भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। मतलब हम तो 24 घंटे टैक्स दे रहे हैं, सरकार को पैसा दे रहे हैं 24 घंटे। और कोई इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं टैक्स नहीं भरता। हिंदुस्तान में जिस घड़ी कोई बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से टैक्स भरना शुरू करता है। एक भी इंसान आप में से ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं भरता, किसी न किसी रूप में आप सब टैक्स भरते हो। तो इसलिए आप सब पैसा देते रहते हो लगातार, लेकिन सरकार उसको वापस नहीं लौटाती थी। आज तक क्या करती थी? लेके अपनी जेब में रख लेते थे। पहली बार अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। पहली बार ऐसे फक्कड़ लोगों की सरकार आई है जिनको अपनी जेब में कुछ नहीं रखना। जितना पैसा आएगा वो सारा का सारा लोगों को सुविधाओं के रूप में लौटाएंगे। जैसे जैसे सरकारें हमारी आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये सुविधाएं भी बढ़ती जाएंगी और मूलभूत सुविधाओं को अच्छा बना करके। अब विदेशों में क्या होता है, हमारे बच्चे भाग रहे हैं विदेशों में। मैं आपको ये चेतावनी भी दे दूं कि पंजाब जिस हालत में था कुछ साल पहले, नशे की जो हालत थी, विदेश भागने की जो गति थी, आज हरियाणा उसके दरवाजे पे खड़ा है। हम लोग भी वही चीज झेल रहे हैं। कैथल के अंदर डोंगी में इसी तरीके से जा रहा था एक लड़का, उसकी मौत हो गई, उसका परिवार आज मातम मना रहा है। हमारे सबके बच्चों के ऊपर यह खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहां रोजगार नहीं है। बेरोजगारी में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से नंबर 1 है हरियाणा, नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर। तो अगर हम अपने बच्चों को, पंजाब के अंदर हमने एक साल के अंदर 28,000 सरकारी नौकरी अब तक दे दी है, 22,000 और देने वाले हैं। 50,000 नौकरी 1-1.5 साल के अंदर हम पंजाब के लोगों को दे दिए। आपकी नीयत होनी चाहिए काम करने की। जब हम मीटिंग में बैठे होते हैं ना तो ये खूब चर्चा चलती है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के जितना पेट में दर्द होगा, जितना पेट में दर्द होगा, बोले एक सुविधा और फ्री कर दूंगा, लोगों को जाके बता दो। तो हमारी ये सोच है कि जितना पैसा आप लोगों से इकट्ठा होगा वो सारा आपको लौटाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हरियाणा के अंदर तो सेटिंग बहुत तगड़ी चल रही है पार्टियों की, बहुत तगड़ी सेटिंग है, बहुत तगड़ी सेटिंग है। मैं क्यों कह रहा हूं बहुत तगड़ी सेटिंग है कि एक महिला कोच का किस्सा आप सबने सुना होगा, अगर खबरों में सुना हो। एक महिला कोच ने आरोप लगाया कि मंत्री संदीप सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसको घर बुला करके। और महिला कोच कौन? जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रही पहले, जिसने हरियाणा के लिए नाम अर्जित किया, जिसने देश के लिए नाम अर्जित किया, ऐसी महिला खिलाड़ी एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाती है। उसकी एफआईआर चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन उसको मंत्री बना के पूरे हरियाणा के सिर पे बिठाया हुआ ऐसे व्यक्ति को, यह बताता है कि महिलाओं का कितना सम्मान करती है ये सरकार। खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर टेबल बजा बजा के ये कहा कि इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो आज मैं भी यहां पे बता के जा रहा हूं कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसी भी हालत में हम अपनी बहन बेटियों के साथ, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हुड्डा साहब कैसे कर लेते हैं ये अपमान बर्दाश्त? मैं ये भी पूछना चाहता हूं आपसे। इनके इलाके से आती है, वो झज्जर की साइड की है बेटी, इनके इलाके से आती है। खून नहीं खोलता। आपकी बहन बेटी को कोई छेड़े तो गुस्सा नहीं आएगा, खून नहीं खोलेगा आपका। ये कैसे लोग हैं जिनका खून नहीं खोलता? 45 दिन तक हुड्डा साहब ने अपने मुंह पे टेप लगा के रखी। संदीप सिंह के पड़ोस में रहते हैं, उनके घर की दीवार से दीवार मिलती है हुड्डा साहब की चंडीगढ़ में। एक बार भी संदीप सिंह के खिलाफ बोले नहीं। इसका मतलब अंदर खाने सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये हुड्डा नहीं है, ये बीजेपी का गुड्डा है, जिसमें बीजेपी जितनी चाबी भर देगी वो उतना फड़फड़ाएगा और उसके बाद शांत हो जाएगा। फिर बीजेपी दोबारा चाबी भरेगी। क्यों कह रहा हूं दोबारा चाबी भरने की बात? बार बार एक नहीं, दो नहीं, 10 किस्से बता सकता हूं। अब हमने एक पोस्टर कैंपेन चलाया। ये मोदी जी तानाशाही चला रहे पूरे देश के अंदर। हमने एक पोस्टर कैंपेन चलाया, भाई मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें क्या आपत्ति है? सारी राजनीतिक पार्टियां
आजादी से लेकर आज तक ये कहती आई है भाई इसको हटाओ जो सत्ता में और हमको लाओ, इसको हटाओ और देश को बचाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकपकाई हुई है, बौखलाई हुई है बुरी तरह से। उनका कहना है कि ये पोस्टर नहीं लगा सकते आप। क्यों भाई? अंग्रेजों के टाइम में शहीद भगत सिंह जी और उनके साथी पोस्टर लगाया करते, तब पुलिस उनको पकड़ा करती। तो क्या इसका मतलब वो वक्त वापस लौट रहा है? प्राइवेट कंपनी का गुलाम बना के मोदी सरकार हमको रखना चाहती है। तो हमने कहा कि ये बात तो बर्दाश्त नहीं होगी, पोस्टर तो हम लगाएंगे, आपको जेल में डालना हो जेल में डालो, लाठी मारनी हो लाठी मारो, हमको गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार करो। बीजेपी ये काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से सकपकाई है, बौखलाई है। इस पोस्टर से तो समझ में आता है उनके नेता के बारे में हम बोल रहे हैं। लेकिन सोनीपत के अंदर नगर निगम ने एक कंप्लेंट दी कि शहर के अंदर ऐसे पोस्टर लगे। पुलिस को बोला कि एफआईआर दर्ज करो। सोनीपत में नगर निगम किसका है? मेयर किसका है? डिप्टी मेयर किसका है? कांग्रेस पार्टी का, और हुड्डा जी का बिल्कुल खास मेयर है सोनीपत के अंदर। उन्होंने हमारी एफआईआर कराने के लिए एप्लीकेशन दी पुलिस के अंदर। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या खेल है ये? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई बेचारे की, उनकी पार्टी में तो कोई बोल नहीं रहा, तो हमारे नेता को उसके लिए भी बोलना पड़ रहा है, उसके लिए भी विपक्ष की भूमिका हमें निभानी पड़ रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी का टीवी खोल के देख लेना, कोई भी इंटरनेट खोल के देख लेना, भूपेंद्र हुड्डा जी का आज तक इस मुद्दे पे एक भी बयान नहीं आया, एक बयान भी नहीं आया। इसका मतलब अंदर खाने फिक्सिंग है, सेटिंग है अंदर खाने। पहले तो ये बीजेपी वाले कहते थे भ्रष्टाचार कर रखा है हुड्डा साहब ने, तो फिर अंदर क्यों नहीं है हुड्डा साहब? इसी शर्त पे अंदर नहीं है कि जब आप कहोगे तो बोलूंगा, जब आप कहोगे तो नहीं बोलूंगा। इसकी सेटिंग का एक और उदाहरण है, मैं दसियों दे सकता हूं, मेरे पास तो लिस्ट लंबी है। एक उदाहरण और दे देता हूं बस। आप लोगों ने कांग्रेस के भी 31 विधायक चुन के भेजे थे हरियाणा में से। वो 31 विधायक चाहते तो हर बार एक राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी का बना सकते थे। वो अगर देश में संसद में अगर बात करता तो वो विपक्ष की आवाज को मजबूत करता अगर एक सांसद राज्यसभा में जाता। लेकिन पिछली 2 बार से लगातार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के 31 विधायक मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद बना रहे हैं 2 बार से लगातार। ये क्या खेल है भाई? ये क्या खेल है? तो फिर कांग्रेस को वोट क्यों देना? बीजेपी को जिसने वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दिया तो ये सोच के दिया कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन 2 बार से राज्यसभा सांसद उनका बना रहे हैं। इसलिए इन सारे उदाहरणों से अब आपको यह समझना होगा कि अंदर खाने ये सारी पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य एक है कि इनको खुद पैसा कमाना है, इनको अपने नेताओं के लिए पैसा कमाना है, और हमारा लक्ष्य एक है कि हमको वो सारा पैसा जो सरकार के खजाने में वो आपकी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करना है। विदेशों में भी यही होता है। विकसित देश तभी बनते हैं, अभी जसमेर जी यही बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि विकासशील देश सुनते हैं हम जब से पैदा हुए हैं कि भारत विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। सही बात है, इन पार्टियों से नहीं बन सकता कभी भी। विकसित देश कब बनते हैं? किसी विकसित देश के बारे में पूछ लेना अगर आपका कोई जानकार विदेश में हो तो। वहां पे पब्लिक स्कूल्स होते हैं सारे के सारे, वहां पे सरकारी स्कूल होते हैं सारे के सारे। एक आध कोई प्राइवेट स्कूल होता है जिसको पैसा ही फूकना हो तो भाई उसमें चला जा, लेकिन सारी सरकारी सुविधाएं होती हैं वहां पे। सारी स्वास्थ्य की भी सरकारी सुविधाएं होती हैं वहां। अगर कोई बेरोजगार रह जाए, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको बेरोजगारी भत्ता दो, जब तक नौकरी नहीं दे सकते इसको। इतनी ज्यादा सोशल सिक्योरिटी होने के बाद आदमी देश के लिए सोचना शुरू करता है। अब आप में से किसी से मैं ये कहूंगा देश के लिए कुर्बानी दे दो, देश के लिए ये कर दो, देश के लिए वो कर दो, आप कहोगे भाई अगले महीने बिजली का बिल भी भरना है, ये हमें प्रॉपर्टी आईडी का भी काम पकड़ा रखा है। आप ये कहोगे भाई 5 मिनट में ये राशन कार्ड काट दिया, इसको जरा ठीक करा लूं मैं, 5-10 दिन उसमें लगेंगे, उसके बाद देखेंगे, जो भी आप कहोगे कार्यक्रम करेंगे। इसलिए जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी उलझनों में उलझा रहेगा तो फिर देश के बारे में समाहित तौर पर नहीं सोच पाएगा। यही हमारी विचारधारा है कि अगर सारी मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को दे पाएं, अच्छे स्कूल दे पाएं, अच्छे अस्पताल दे पाएं, आपको बिजली बिल की चिंता नहीं हो, गरीब आदमी को आपको पानी के बिल की चिंता नहीं हो, तो फिर आप सब लोग, आपके पास समय होगा अपने परिवार से अलग भी, आप कहोगे कि आप बताओ देश के लिए कहां कुर्बानी देनी है, क्योंकि देश इतना कुछ दे रहा है हमको, इसलिए हम देश के लिए हर कुर्बानी समय देने को तैयार है। तब विकसित देश बनता है, जब सारे लोग मिलकर कोशिश करते हैं विकसित देश बनाने की। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बदलाव तो लिख दिया गया आज, मेरी गारंटी यहां पे सुन लीजिए,
2024 के अंदर पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती, कितना मर्जी जोर लगा लो। सुबह सूरज निकलने का वक्त होता है, कोई रोक सकता है क्या? शाम को सूरज ढलने का वक्त आता है, कोई रोक सकता है? सर्दी का वक्त आता है तो सर्दी कोई रोक लेगा? गर्मी का मौसम आएगा कोई रोक लेगा? आम आदमी पार्टी के विचार का भी वक्त आ चुका है। हरियाणा में भी और पूरे देश में सरकार बनाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये कोशिश कर सकते हैं, आज भी की इन्होंने कोशिश। हमें तो पता लग गया इनको सुतली बम कहते हैं ना, जैसे हमारे पास सुतली बम हाथ लग गया हमें। मोदी हटाओ देश बचाओ, एक कागज लेके कोई चौराहे पे खड़ा हो जाए, पूरे थाने की पुलिस उसी पे लग जाती है। तो हमें तो सही यंत्र हाथ लग गया। आज हमने यमुनानगर में एक्सपेरिमेंट वही फिर किया। मैंने कहा हमारा तो कुछ नहीं लगता, कार्यकर्ता इस मामले में तो खाली है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि आवाज उठाई जाए। हमने कार्यकर्ताओं को कहा भाई आज यमुनानगर में लगा दो पोस्टर, मोदी हटाओ देश बचाओ। वो बेचारे कांग्रेसी भी ट्रॉलियों में भर के आ रहे थे, कांग्रेस की रैली थी एक, वहां हमारे पोस्टर देख के वो नारे लगा रहे थे हमारे साथ, वहां पे कांग्रेस की रैली में जाने वाले लोग। यानी उनका भी मन बदल रहा है, वो भी कह रहे हैं यार लड़ तो ये रहे हैं जमीन पे, ये तो भाषणबाजी कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। वहां पे पूरे यमुनानगर के अंदर पूरे थानों की, सब थानों की, पुलिस लाइन की सारी पुलिस को हमारे इस अभियान पे लगा दिया। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके वो थाने में लेके गए, सिटी थाने में यमुनानगर में। निर्मल सिंह जी को भी यहीं आना था, लेकिन उनकी बेटी चित्रा सरवारा जो हमारी नेता हैं नॉर्थ जोन की, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनको बीच रास्ते से वापस जाना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बुलंदी से अपनी बात भी कह आऊंगा और आपके लिए अगला न्योता भी ले आऊंगा कि गगसीना में जब दोबारा आएंगे तो उनके साथ आएंगे निर्मल सिंह जी के। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, बस ये ऐसे परेशान कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, शाम तक रख लेंगे, छोड़ देंगे। इन्होंने ऐसे ही हमारे साथ किया, करनाल में हम ऐसे ही कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे। मेरे समेत राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी समेत 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब 13 अप्रैल की, देखो बुद्धि भी देखो, अब 13 अप्रैल की बैसाखी के दिन की इन्होंने तारीख दे दी हमको करनाल में। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन क्या हुआ था? जनरल डायर ने हमारे लोगों को गोलियों से भूना था, पंजाब के अंदर शहीद किया था बहुत सारे लोगों को। अपने आप को इंसिडेंस ऐसा हो गया कि इन्होंने 13 तारीख दे दी। इनको लगता है कि तारीखें भुगतवा के ये हमको परेशान कर सकते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेचैन है, बेकरार हैं। 13 तारीख को सिर्फ 29 लोग नहीं आएंगे पेशी के ऊपर, 13 तारीख को 29,000 लोग करनाल के अंदर मौजूद होंगे। देखेंगे हम कितनों को तारीखें, मोदी हटाओ और सबके हाथ में मोदी हटाओ देश बचाओ, और सबके हाथ में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर होंगे। देखेंगे हम कितनी पुलिस है इनके पास, कितने पोस्टर छीनेगी। तो अगर आप हमको पोस्टर लगाने से रोकोगे तो जरूर लगाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है, गुलामी बर्दाश्त नहीं है। आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हमने नहीं देखी गुलामी, ना देखनी हमको। हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये लाठी मारना चाहे लाठी मारें, ये जेल में डालना चाहे जेल में डालें, गोली मारना चाहे हम उसके लिए भी तैयार हैं, फांसी देना चाहे हम उसके लिए भी तैयार हैं। 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी कर लें। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये बदलाव का दौर है और आपको भी इस बदलाव के अंदर शामिल होना चाहिए, तो एक बार मेरी आवाज में आवाज मिला के मुझे जवाब दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड बस।